आइए आज हम लोग शुरू करते हैं। हिंदी की शुरुआत को जानना है, तो अगर हमें शुरुआत को जानना है तो सबसे पहले हमको भाषा का परिचय जानना है। ठीक है, क्वेश्चन भी यहाँ से उठ रहे हैं आजकल। तो सबसे पहली बात तो आप लोग हमको ये बताएंगे कि हमारे देश की राष्ट्रभाषा कौन सी है? कोई नहीं है। बहुत बढ़िया। क्यों कोई नहीं है? कोई नहीं, राजभाषा है, वो भी हिंदी। आप बैठ के जवाब दे सकते। राजभाषा है और वो हिंदी है। तो बहुत अच्छी बात है कि बच्चे जान रहे हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। हमारे यहाँ हिंदी की जो शुरुआत मानी जाती है, सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, भाषा विकास का सही क्रम बताइए। तो ये रहा भाषा विकास का सही क्रम। सबसे पहले संस्कृत, पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, उसके बाद और फिर हमारी प्राचीन प्रारंभिक हिंदी। तो सबसे पहले तो हम लोग इसको जान लेते हैं कि ये है क्या, है ना। और इस हर लाइन से क्वेश्चन आने हैं आपको, ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। अगर यहाँ पे देखेंगे तो एक क्वेश्चन आता है, सबसे प्राचीन आर्य भाषा कौन सी? ये क्या है? सबसे प्राचीन आर्य भाषा। सबसे प्राचीन आर्य भाषा है। फिर क्वेश्चन आता है, सभी भाषाओं की आदि जननी कौन है? संस्कृत। तो ये सभी भाषाओं की आदि जननी समझ में आ गया? अच्छा, अब ये जो भाषा थी ये वैदिक संस्कृत, वैदिक टाइम में थी, वेदों के टाइम में थी, है ना। उस समय वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत दो भागों में हमारा जो संस्कृत भाषा था वो बटा हुआ था। हिंदी का उस समय कोई भी नामो निशान नहीं था। समय बीतता गया, हमारे यहाँ एक नई भाषा है पाली। क्या आप बताना चाहेंगे कैसे? बौद्ध धर्म आया था और बौद्ध धर्म में ही शायद पाली भाषा थी। क्या धर्म आया था? चलिए, पाली भाषा जो है, इनमें और इनमें एक समानता है। समानता ये है, हमारा संस्कृत वेदों पर आधारित भाषा था। वेदों में 4 प्रकार के आश्रम थे। पहला कौन सा? दूसरा, पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा संन्यास आश्रम और चौथा वानप्रस्थ आश्रम। हो गया? अभी कुछ लोग परेशान है कि पहले और बाद में हो गया है। नहीं, आप लोग एकदम एग्जैक्ट है जो बताया गया है। स्थिति कैसी थी? 12 साल तक बच्चे को बालक माना जाता था, यानी वो घर पर माँ बाप के बीच रहकर शिक्षा प्राप्त करेगा। इसलिए प्रथम पाठशाला कौन? माता और परिवार। ठीक, उसके बाद 12 साल बाद बच्चा गुरुकुल जाएगा। यहाँ से एक वाक्यांश निकलता है। हम लोग सर्वांगीण पढ़ाई करते चलेंगे। सर्वांगीण मतलब क्या? संपूर्ण वाली। यहाँ से एक वाक्यांश निकलता है, गुरु के समीप रहकर पढ़ने वाले विद्यार्थी को हम क्या कहते हैं? अंतेवासी। गुड, अंतेवासी। बहुत बढ़िया, अंतेवासी कहते हैं। तो गुरु के समीप जाकर के बच्चा पढ़ाई करता था अपने माता पिता से दूर। ये स्थिति कब तक होती थी? 12 वर्ष से लेकर के और 24 से 25 वर्ष तक। 24 से 25 पढ़ाई के टाइम तो 24 वर्ष, लेकिन इम्तहान भी तो देगा ना, तो धीरे धीरे कुछ लेट होगा कि नहीं होगा। तो इस तरीके से वो क्या हुआ, ब्रह्मचर्य आश्रम 25 वर्ष तक, 25 से 50 वर्ष तक की आयु गृहस्थ आश्रम, जब व्यक्ति शादी वादी करेगा और रुपया पैसा इकट्ठा करेगा। 50 से 75 वर्ष की आयु संन्यास। कैसा संन्यास? व्यक्ति घर में ही रहेगा लेकिन अपनी इच्छाओं का धीरे धीरे त्याग करना सीखेगा। सम प्लस न्यास। न्यास माने पवित्रता, सम माने बराबर, हर ओर से क्या लाएगा? पवित्रता लाएगा।
मन में, शरीर में, तन में, सब में। और हमारा आखिरी आश्रम था वानप्रस्थ आश्रम, जिसमें व्यक्ति वन को जाता था 25 से 50। जब व्यक्ति वन को जाता था, क्या करने जाता था? मोक्ष की प्राप्ति के लिए। और वहाँ ज्ञानार्जन से मोक्ष को माध्यम माना गया था। हिंदी पढ़ाते समय हम लोग ये कहाँ पे आ गए? एक रीजन है इसका। ये दोनों लोग 4th आश्रम में जंगल गए, समझ रहे हैं ना? ब्रह्मचर्य वो वानप्रस्थ आश्रम में दोनों के निवासी जंगल गए मोक्ष की साधना करने, क्योंकि दोनों का जीवन किस पे आधारित था? वेदों पर आधारित था। तो जब ये दोनों, अच्छा ये थे कौन? ये तो आर्य हैं, और ये कौन है? द्रविड़। तो ये दोनों जंगल गए। आप जंगलों की भाषा क्या थी? पाली। पाली से क्वेश्चन क्या आते हैं? सबसे पहली बात तो एक क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है हर पेपर के लिए। प्रथम देशज भाषा किसे कहते हैं? पाली को देश की प्रथम देशज भाषा कहते हैं। सबसे पहली बात। दूसरी बात, बौद्धों के उपदेश किस भाषा में? पाली भाषा में। कोई शक नहीं? अच्छा, उसके बाद हम लोग यहाँ प्राकृत भाषा। तो ये जो अभी भी हमने बताया था, दोनों जंगल गए, दोनों के निवासी जंगल गए, वहाँ पर साधना किया, और इनकी और इनकी भाषाएं आपस में मिल गई। क्यों? क्योंकि मानव एक सामाजिक प्राणी है। तो हम कहीं भी जाते हैं, हमारे विचार का माध्यम ही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। तो हमने आपस में बातचीत किया, और हमारी वाली उनकी, उनकी वाली हम में, और शिक्षा तो लगभग एक थी। तो किया क्या जाता? तो एक नई भाषा का उद्भव होता है, और उस भाषा को हम क्या कहते हैं? प्राकृत भाषा। अगर कभी आ जाए भारत देश की प्रथम देश भाषा, भारत देश की या हिंदी की प्रथम देश भाषा। अब ये हिंदी की नहीं है, लेकिन अगर आ जाए हिंदी की प्रथम देश भाषा, तो कौन सी? प्राकृत। बात समझ रहे हैं आप लोग? कोई समस्या तो नहीं? तो इसको हिंदी की प्रथम देश भाषा क्यों बोला गया प्राकृत को? हिंदी की देश भाषा, जैसे अभी तक हमारे यहाँ संस्कृत था, संस्कृत के बाद हमारे यहाँ कुछ लोग पाली बोलना शुरू कर दिए। संस्कृत एक अलग भाषा, तब हिंदी का उद्भव हुआ ही नहीं था। पाली से हिंदी की कोई मैचिंग नहीं है ना? तो ये प्रथम जन भाषा और देश भाषा तो है, लेकिन हिंदी की नहीं। हिंदी की प्रथम देश भाषा यानी प्राकृत। समझ रहे हैं? अब बात आई अपभ्रंश। भाई हम लोग हिंदुस्तानी लोग बहुत दिन तक पड़ोसी कहाँ बर्दाश्त करेंगे? लड़ाई झगड़ा तो होगा ना, तो झगड़ा हो गया, और झगड़े में कहा गया मेरी वाली हमको वापस कर दो। लेकिन रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, और टूटन से फिर ना जुड़े गांठ पड़ गए। तो टूटने फूटने लगी, ना तो संस्कृत रह गई, ना तो पाली। प्राकृत में सुधार होने लगा। ऐसी दशा में एक टूटी फूटी भाषा का विकास हुआ। इनकी वाली इनकी ओर सरक गई है, हमारी ओर आ रही है। तो हमारी मूल में अब नहीं आएगी, बदल के आ रही है। तो हमारी बदल के हमारे पास आ रही है, और अब क्या बना? अपभ्रंश। अपभ्रंश माने टूटी फूटी हिंदी। इसके शाब्दिक अर्थ की बात की जाए तो क्या कहेंगे? टूटी फूटी हिंदी कहेंगे। बात समझ में आ रहा है? अगली बात आई औघट। ये क्या है? इस अपभ्रंश में हमने दिन ब दिन सुधार किया। तो हिंदी का सुधारात्मक काल क्या कहा गया? औघट कहा गया। ये सुधारात्मक स्थिति थी। हिंदी का संक्रांति काल था, हिंदी का सुधारात्मक काल था, जिसको हमने औघट का नाम दिया। और यहाँ से जाके शुरू हुई हमारी प्राचीन प्रारंभिक हिंदी। समझ रहे हैं? आप कभी क्वेश्चन आ जाए कि हिंदी की आदि जननी कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा। प्रथम देशज भाषा पाली। हिंदी की प्रथम देशज भाषा
हिंदी का संक्रांति वो सुधारात्मक काल, आहट, और हिंदी की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आधुनिक हिंदी की शुरुआत किससे? अपभ्रंश से। समझ रहे हैं? और फिर हिंदी का सुधारात्मक काल आहट। प्राकृतिक भाषा है, जंगलों की भाषा, देश भाषा कहते हैं। पहले लोग इसी भाषा में बोलना शुरू किए थे। आपस के व्यवहार के लिए लौकिक संस्कृत के बाद इस भाषा का सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ। नहीं मानेंगे, प्राकृत हमारी हिंदी में कहीं नहीं है। वो दौर था जब हम संस्कृत से खिसक रहे थे और तब प्राकृत भाषा का उद्भव हुआ। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? समस्या तो नहीं है? तो इतने में हमने क्या क्या सीखा कि हमारे देश की प्रथम आर्य भाषा संस्कृत, और सबसे प्राचीनतम भाषा या सभी भाषाओं की आदि जननी संस्कृत। प्रथम देशज भाषा पाली, बौद्धों का उपदेश पाली। हिंदी की प्रथम देशज भाषा प्राकृत। हिंदी का नवीन प्रारंभिक स्वरूप या आधुनिक हिंदी की शुरुआत या टूटी फूटी हिंदी क्या? अपभ्रंश। सुधारात्मक काल आहट, और वहाँ से शुरू हुई हमारी प्राचीन और प्रारंभिक हिंदी। एक क्वेश्चन कभी कभी आता है, आदिकालीन साहित्य अधिकांशतः किस भाषा में? क्या बताना चाहेंगे आप लोग? सबसे पहले तो आप समझ लीजिएगा, आदिकाल मीन्स वीरकाल किस भाषा में है? आदिकाल यानी वीर गाथा काल। जब अपने यहाँ अश्वगाथा कवि ज़्यादा थे तो संस्कृत में कहीं बोलते थे। बिल्कुल बिल्कुल सही है। अपभ्रंश। इतनी बात समझ गए हैं ना? मिटा दें हम? सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है? मैम नोट करोगे? हाँ, कर लीजिए। प्राकृत। जैनों के सभी उपदेश प्राकृत भाषा। अपभ्रंश को टूटी फूटी हिंदी कहेंगे और क्या कहेंगे? टूटी फूटी हिंदी कहेंगे, और आधुनिक हिंदी का शुरुआत कहेंगे, और आधुनिक हिंदी की जननी भी कहेंगे। अभी देखिए, हिंदी की शुरुआत हो गई, हमारी हिंदी की शुरुआत हो गई। ये सदी कौन सी थी जब हमारी हिंदी की शुरुआत हुई? तो 13वीं सदी के पूर्व। कौन सी सदी? 13वीं सदी के पूर्व हम अपनी भाषा हिंदी को हिंदी नहीं कहते थे। तो क्या कहते थे? हमारी भाषा हिंदी को क्या कहा जाता था? जबान ए हिंद कहा जाता था।
हिंद की भाषा, इसका मतलब जबान ए हिंद कहा जाता है। ऐसे में 13वीं सदी के उत्तरार्ध में एक व्यक्ति आया। कहाँ से? ये व्यक्ति का नाम क्या था? अमीर खुसरो। खुसरो फारसी कवि भी कहे जाते हैं और ईरानी कवि भी कहे जाते हैं। ऐसा क्यों? क्या कोई बच्चा हमको बताएगा? फारसी भी और ईरानी भी क्या? ये क्यों? वास्तव में ये एटा के निवासी थे, अपने भारत देश के एटा के निवासी थे। आई बात समझ में? लेकिन अपने पिता की देहांत के बाद 7 वर्ष की अवस्था में ये भारत के बाहर चले गए। कहाँ? ईरान। पढ़ाई करने चले गए ईरान। और ईरान में सबसे ज़्यादा फारसी लिपि पढ़ाई जाती है। उर्दू की लिपि कौन सी? फारसी। तो फारसी लिपि पढ़ाई जाती है। बुद्धिजीवी कवि थे तो ईरानी कवि भी कहे जाते हैं और फारसी, जबकि मूल क्या है? भारतीय है। 13वीं सदी में ये वापस आए अपने देश को। तो जब हम लोग कहीं जाते हैं तो कुछ ना कुछ लेके ही जाते हैं, है ना? एक प्रथा है कि जाना है तो कुछ लेके जाना है। तो ये भी अपने यहाँ आए, अपने घर आ रहे थे तो कुछ तो लेके जाना था। ये क्या लेके आते अपने यहाँ? ऐसे में ये अपने यहाँ एक प्रत्यय है। कौन सा? बी प्रत्यय लेकर के। और इनके बी प्रत्यय लाने से हमारी हिंदी क्या कहलाने लगी? हिंदवी कहलाने लगी। अब से हम क्या कहने लगे? हिंदवी कहने लगे। बात तो इसके आगे है। आगे क्या हुआ? इसके पहले कि हम आगे बढ़े थोड़ा सा जान लेते हैं किसके बारे में? खुसरो के बारे में। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है। खुसरो की सबसे पहली खासियत ये आपके देश में खड़ी बोली के क्या है? प्रथम कवि कहे जाते हैं। हो गया। दूसरी बात है, खुसरो अपने देश में सर्वप्रथम कहावत लेके आए हैं और कव्वाली भी लाए हैं। छाप तिलक सब छोड़ा रे तो उससे नैना लगा के, जैसे जितनी भी कव्वालियाँ हैं ये सब उस टाइम खुसरो की देन है जो हम लोग अब गाने और धुन में पिरो रहे हैं। आई बात समझ में? खुसरो की एक और खासियत थी जो कि बहुत खास खासियत नहीं। लोकोक्तियाँ हमारे यहाँ थी जरूर, लेकिन उतनी फेमस नहीं थी। यदा कदा लोकोक्तियों का प्रचार प्रसार था, लेकिन सबसे ज़्यादा मुहावरे और कहावतें अरबी फारसी लोग प्रयोग करते हैं। तो इनके आने के बाद इसका क्या हो गया? प्रचार और प्रसार। एक बात अभी मोहित जी आपने कहा है, क्या पहले नहीं थी? अपने यहाँ भोजपुरी क्या पहले नहीं थी? थी ना, लेकिन जोर शोर पर कब है? प्रेजेंट टाइम में है ना। क्यों? क्योंकि प्रचार प्रसार आज हुआ है। अब क्यों हुआ वो एक विस्तृत मैटर है, हम लोग आगे चर्चा करेंगे भाषा में। ठीक है। आज हम लोग व्याकरण की शुरुआत कर रहे हैं। तो खुसरो कहावत और कव्वाली लाने वाले भी प्रथम व्यक्ति थे। अगली जो हम बात बताने जा रहे हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भारत में प्रथम शब्दकोश डिक्शनरी जो किस भाषा में था? अरबी टू हिंदी। इसको लिखने वाले व्यक्ति का नाम कौन? खुसरो। और इनकी इस पुस्तक का नाम क्या है? इसका नाम है खालिद बारी। ये प्रथम शब्दकोश है जो अरबी टू हिंदी है
आर्मी शब्दों का हिंदी मीनिंग लिखा हुआ है। क्या आप में से कोई बच्चा बता सकता है इसकी रचना किस उद्देश्य से की गई थी? ताकि जो हिंदुस्तान के लोग हैं उनको मतलब अरबी का हिंदी समझ में आने लगे। नहीं, ऐसा नहीं है। आपका कॉमन सेंस बहुत अच्छा है, बट थोड़ा सा उल्टा हो गया। आपके भारतीय शासक मोहम्मद बिन तुगलक को हिंदी सिखाने के लिए इन्होंने इस खालिक बारी की रचना की। हो गया। एक और बात है, यहाँ दिख रहा है ना सभी को। अगली बात यह है कि भारत का प्रथम शब्दकोश, प्रथम बोली वर्गीकरण, जितनी बोलियां हमारे देश में हैं, प्रथम बोली वर्गीकरण भी किया खुसरो ने। किस नाम से? नूहे सिपाह या सिफर के नाम से। इसमें भारत की तत्कालीन सभी 14 बोलियों का वर्गीकरण था। उस समय 13वीं सदी की बात कर रहे हैं हम लोग। वर्तमान में तो 17 है, लेकिन उस समय नहीं थे। तो आशा करते हैं क्लास आप सभी को समझ में आ रही होगी। संभवतः आप सभी ने नोट कर लिया होगा। एक मिनट। तो इस तरीके से 13वीं सदी के पहले हमारे यहाँ जवानी हिंद था। कुछ समय बीता, अमीर खुसरो आए, वी प्रत्यय आए, और अब हमारी हिंदी हिंदवी कही जाने लग गई। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अभी कुछ नहीं हुआ है। हम लोगों ने सिर्फ खुसरो के बारे में जाना है। खुसरो हमारे यहाँ कव्वाली लाने वाले थे, सितार भी लाने वाले थे। ठीक है, अच्छा, जो अभी आप करें वो सच नहीं है, उसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। ठीक, सितार लेके आने वाले थे। अच्छा, उसके बाद में कव्वाली लाए, मुहावरे भी लेके आए। प्रथम शब्दकोश इन्होंने लिखा खालिक बारी के नाम से, और प्रथम बोली वर्गीकरण भी किया नूहे सिपाह के नाम से। बात 13वीं सदी की ही है, 13वीं लगभग खत्म हो रही है। ठीक, क्या आप सभी बच्चे जानते हैं अमीर खुसरो वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 3 शासनकाल, 3 राजाओं के काल, 3 शासनकाल और 8 शासकों के काल देखे थे। ऐसा कैसे संभव है? राजा जल्दी भी चेंज हो गए। बहुत बढ़िया, तेजी तेजी से चेंज हुए सब लोग। और इन्होंने क्या देखा? तुगलक वंश और गुलाम वंश और खिलजी वंश। तो खुसरो की समाप्ति, और मतलब खुसरो के बाद की समाप्ति हो रही है ना। और अब हम लोग आते हैं आगे की ओर। तो आगे एक व्यक्ति आए जिनका नाम था ऑफी। ये कब आए अपने देश में? ये आए 14वीं सदी में आए। और जब ये आए तो अब ये भी तो कुछ लाए, लाने का तो प्रचलन था ना, तो ये भी लेके आए। और ये हमारे यहाँ क्या लेके आए? ये लेके आए बड़ी ई प्रत्यय। और अब हमारी हिंदी क्या कहलाने लगी? हिंदी कहलाने। ठीक है, हिंदी का सर्वप्रथम प्रयोग किस किताब में मिलता है? क्या कोई बताना चाहेगा? भाई, इसके पहले तो जब भी हिंदी की चर्चा हुई तो ज़बान ये हिंदी या हिंदवी के रूप में हुई। तो वो कौन से व्यक्ति हैं जिनकी बुक में प्रथम बार हिंदी 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 की चर्चा हुई?
ये लेवल से तनिक सा ऊपर है, लेकिन आ गया है तो हम लोग इसकी चर्चा कर लेंगे। इनका नाम था शफरुद्दीन और इनकी बुक का नाम है जफरनगर। सदी 14वीं आ गई है और हम भी पहुंच गए हैं अपभ्रंश तक। समझ रहे हैं ना? हिंदी में सुधार हो रहा था, हम काफ़ी आगे आ चुके हैं। भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा जैसी कोई संकल्पना अभी भी नहीं है ना। सन की बात करेंगे तो अपभ्रंश के बाद मुगल हमारे यहाँ आ गए। मुगलों के आने के बाद भाषा का और भी ह्रास हो गया, क्योंकि तब भी राजभाषा, राष्ट्रभाषा जैसी कोई स्थिति नहीं रहेगी। हालांकि एक क्वेश्चन आएगा, हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसे कहते हैं? भक्ति काल। और अगर शासन काल को पूछा जाए तो मुगल काल। क्यों? अकबर के काल में ही तो मीराबाई, रहीमदास, तुलसीदास जितने लोग थे सब इन्हीं के शासन काल के तो हैं। इस वजह से अकबर के काल को या मुगल काल को ही हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहते हैं। और अगर आप ध्यान देंगे भक्ति काल, तो सन को पलटिएगा तो पता लगेगा जो भक्ति काल था वही तो था वो अकबर का काल। समझ रहे हैं ना? कोई चीज़ ऐसी नहीं जो कंफ्यूज करे। हम लोग 10 जगह पढ़ लेते हैं हाथी के पैर की तरह, कोई सूर छूता है, कोई कान, कोई पेट, और उस तरह जान लेता है। वास्तव में कोई स्थिति कंफ्यूजन वाली नहीं होती। तो दोनों स्थितियाँ एक ही हैं। जो टाइमिंग भक्ति काल का था वही टाइमिंग मुगल काल का था, और इसीलिए दोनों को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहते हैं। समझ रहे हैं? अब एक बात आई जहाँ से आप लोग जानते हैं, इसमें से तमाम बातें आप लोग नहीं जानते रहे होंगे, लेकिन ज़रूरत थी, क्योंकि टेट जैसी परीक्षा में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। हाँ, ये साहित्य नहीं, भाषा है। साहित्य तो हम लोगों ने भी टच ही नहीं किया है, ये भाषा विविध है। ठीक है, अब बात आती है हम लोग किसे कहते हैं भाषा और किसे कहते हैं लिपि और किसे कहते हैं मत। तो क्या आप में से कोई हमको बताना चाहेगा? वही भारत से, वहीं से आए थे खुसरो के घर से। अब ये है कि अब हम बताने के लिए बता रहे हैं, जरूरी नहीं कि उनके घर से आए थे, उस एरिया से आए थे। चलिए, नहीं पता चलेगा मैम गलत पढ़ा दी थी, ऐसे बता दी। चलिए, आप लोग हमको बताइए भाषा किसे कहते हैं? अपने भावों और विचारों को आदान प्रदान करने का माध्यम ही क्या कहलाता है? भाषा। भाषा के कितने स्वरूप हैं बताएंगे? कौन कौन से? मौखिक, लिखित और सांकेतिक। अब जरा हमें बताइए, बरसात में मेंढक का टरटराना भाषा का कौन सा स्वरूप है? सांकेतिक? आप बताएं। मौखिक ना? हम जाने चाहे ना जाने, वो तो मुंह से बोल रहा है ना। तो भाषा के जो भी तथ्य मुंह से बोले जाएंगे वो क्या कहलाएंगे? मौखिक कहलाएंगे। लिखित, जिसे हम लिख करके, लिखित भाषा का सबसे बड़ा माध्यम है पत्र। ठीक है, पत्र व्यवहार लिखित भाषा का महत्वपूर्ण अंग है। उसके बाद सांकेतिक भाषा, ब्रेल लिपि वगैरह, वो सांकेतिक भाषा है जिसमें हम इशारों से बातें करते हैं। समझ रहे हैं? तो ये हमारे भाषा के स्वरूप। अब अगली बात आती है, लिपि किसे कहते हैं? जरा आप लोग हमको बताएं। भाषा को मतलब जिन चिन्हों के द्वारा लिखते हैं। बहुत अच्छा। जिन विशेष ध्वनियों और चिन्हों के द्वारा किसी भाषा को लिखा जाता है या समझा जाता है, उसी को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। तो लिपि की परिभाषा भी लिख लें आप लोग।
लिपि किसे कहते हैं? यहाँ दिख रहा है ना सभी को? जिन विशेष ध्वनियों व ध्वनि चिन्हों के द्वारा किसी भाषा को लिखा जाता है या समझा जाता है, क्या कहलाती है? लिपि। लिपि कहलाती है। समझ में आ गया? अब जरा आप लोग हमें बताएं, मात्रा किसे कहते हैं? मात्रा की परिभाषा किसे कहते हैं? मात्रा व्यंजन कोई रहता है तो मतलब उसमें कोई ना कोई मात्रा लिखा होता तभी वो पूर्ण होता है, वरना बात आपकी एकदम सही है, बस परिभाषाओं में इसको कर दीजिए। किसी वर्ड को मतलब बोलने में जितना हमें समय लगता है वही है, वर्णों को उच्चारित करने के समय को मात्रा कहते हैं। हम लोग कहते हैं आप या आ की मात्रा है ना, आ की वाली ही तो है, मात्रा तो मात्रा ही है, तो आ की वाली है वो क्या है? टाइम है। समझ रहे ना? तो वर्णों के उच्चारित करने के समय को मात्रा कहते हैं। समय किसका? उच्चारण का। वर्णों के उच्चारण के समय या अवधि को हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। सांकेतिक भाषा अस्थायी क्या है? आवश्यकता के अनुसार अस्थायी और अस्थायी। कैसे? कोई व्यक्ति मान लो, जैसे कल परसों पेपर में एक व्यक्ति का नाम निकला था जो पहले ठीक ठाक था, RSS में कुछ बना है, पहले ठीक था, अचानक से एक्सीडेंट हुआ। जब तक वो ठीक था तब तक के लिए उसके लिए ब्रेल लिपि क्या थी? एक अस्थायी माध्यम था केवल, जिसे कोई भी सीख सकता है। अस्थायी माध्यम को कि चाहे तो उसे एक सामान्य आदमी भी सीख सकता है। समझ रहे ना? लेकिन अचानक से उसका एक्सीडेंट हो गया और आंखें जाती रही, और तब उसने ब्रेल लिपि सीखी तो कैसी हो गई? स्थायी। अस्थायी हो गई ना। तो जिनके लिए जरूरत है उनके लिए तो सदैव अस्थायी है। तो क्या हम इसको भी मिटा दें? भाषा के 3 स्वरूप, लिखित, मौखिक, सांकेतिक। उच्चारण काल को क्या कहते हैं? मात्रा। और जिन ध्वनियों और लिपियों से पहचान की जाती है उन्हें लिपि। हो गया? मिटाते हैं। अब हमारे यहाँ, हमारे देश में अब तक सदी आ गई थी 17वीं, ठीक, सदी 17वीं आ गई थी और आंदोलन चल ही रहा था। धीरे धीरे शुरू हुआ था, स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा है। 57 की क्रांति शुरू होने वाली थी, अभी हुई नहीं थी। 57 की क्रांति चहुमुखी क्रांति थी, भाषा के लिए, धर्म के लिए, जाति के लिए, कारतूस के लिए, नील की खेती के लिए, खेती के लिए, स्त्री शिक्षा के लिए, हर ओर से क्रांति थी, है ना। शुरुआत होने जा रही थी उसकी। सदी 17वीं थी। 17वीं सदी में एक व्यक्ति हुए, भाषा का दौर शुरू हो गया था। हम भाषा के लिए भी लड़ने लगे थे, हमको चाहिए हमारी भाषा,
जो कि विलुप्त हो गई थी, अब हमको चाहिए था। तो 17वीं सदी में एक व्यक्ति आए जिनका नाम है, क्या नाम है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। हरिश्चंद्र जी को हिंदी साहित्य का क्या कहते हैं? उधर तो दिखेगा नहीं आप लोगों को। हिंदी साहित्य का पिता कहते हैं और क्या कहते हैं? पितामह कहते हैं और जनक भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? कोई रीजन होगा, तभी हम लोग कहते हैं ऐसा। भारतेंदु जी के पहले अपने यहाँ देश में लिखने की छूट नहीं हुआ करती थी और साहित्यकार गरीब भी थे। आज की तरह थोड़ी है लग्जरी वाले, उस समय गरीब साहित्यकार थे, उनके पास जीविका के लिए भी व्यवस्थाएं नहीं थी। पिछले जितने पुराने साहित्यकार यहाँ पलटेंगे तो पाएंगे कि सबसे पहले तो अपनी रोजी रोटी के लिए संघर्ष करते थे और बचे हुए टाइम में लिखते थे शौक में। तो भारतेंदु जी ने उनके लिए एक विकल्प सोचा। उन्होंने उन सभी को, भारतेंदु मंडली के बारे में सुना होगा, नहीं सुना? भारतेंदु मंडली, उस मंडली में देश के जाने माने कवि साहित्यकारों को वो बुलाते थे, उनकी सहायता करते थे, उनको खिलाते पिलाते भी थे और छोटा सा पारितोषिक भी देते थे, जितना उनसे देना संभव होता था। धनाढ़ परिवार से भारतेंदु जी। एक क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिएगा। जिस समय अंग्रेजों ने, चाहेंगे तो नोट भी कीजिएगा, जिस समय अंग्रेजों ने रविन्द्रनाथ जी को सर की उपाधि दी, ठीक उसी टाइम भारतीय साहित्यकारों ने किसे और कौन सी उपाधि? भारतेंदु जी की उपाधि है, ना कि नाम है। इनका नाम केवल हरिश्चंद्र है। भारतेंदु इनको कवियों साहित्यकारों के द्वारा दी गई उपाधि है और आज हम जानते हैं इनको किस नाम से? भारतेंदु के नाम से। ठीक है, अब इनको हिंदी साहित्य जगत का पितामह कहा गया। 57 की क्रांति आ गई, अब तक आ गई थी। अब जब आ गई तो हम लड़ने लगे, हमारे देश की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। भाई हम सब चीज़ के लिए लड़ रहे थे। राष्ट्रीय पुष्प बनना है, राष्ट्रीय पशु बनना है, राष्ट्रीय मिठाई बननी है, राष्ट्रीय भोजन बनना है, तो राष्ट्रीय भाषा भी बननी है। वैसे राष्ट्रीय भोजन क्या है? खिचड़ी। बहुत बढ़िया, ठीक। तो इस तरीके से सब राष्ट्रीय तय हो गया। सारे राष्ट्रीय तय होने के क्रम में हमें राष्ट्रीय भाषा हमको चाहिए थी। अंग्रेज भी लगभग जान गए थे 19वीं सदी में कि अब हमको जाना ही पड़ेगा। तो जाते समय उन्होंने सोचा दूध में थोड़ा सा नींबू डाल दें, ठीक। वही तो कर रहे थे, जाते जाते पाकिस्तान अलग करवा गए, पता नहीं क्या क्या करवा गए। तो ऐसे में उन्होंने सोचा हम क्या करें, हम तो लड़ाई कर ही रहे थे कि हमारी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। अंग्रेजों ने हमसे कहा देखो भैया हम तो जा ही रहे हैं, हमको तुमसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब हम इतने दिन तुम्हारे यहाँ थे, रहे, खाए, तो हम चाहते हैं जाते जाते आपको कुछ दे के जाएँ। आइए जान लेना कि आप लोग संविधान बनाने जा रहे हो, तो संविधान ऐसा बनाना कि कोई उंगली ना उठा पाए। तो इसलिए ये जाने रहो कि राजभाषा किसे कहते हैं, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं और राज्य भाषा किसे कहते हैं, और तब सोचो कि तुम्हारी राष्ट्रभाषा कौन सी होगी। क्लियर? क्या फर्क है तीनों में, सुन लीजिएगा। सबसे पहले राष्ट्रभाषा की बात करते हैं। राष्ट्रभाषा वह भाषा होगी जो देश की अधिकांशता, दो शब्दों के अर्थ जानिएगा, अधिकांशता और सर्वाधिक। सर्वाधिक माने सबसे ज़्यादा और अधिकांशता माने आधे से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा। तो उन्होंने कहा राष्ट्रभाषा वो भाषा होगी जिसमें देश के अधिकांश लोग आपस में बातचीत कर रहे हों। राष्ट्रभाषा वो भाषा होगी जो देश के अधिकांश राज्यों की राज्य भाषा होगी। राष्ट्रभाषा वो भाषा होगी जिसमें देश के बाहर जाने पर एकमात्र भाषा के रूप में आप अपने देश का प्रतिनिधित्व कर सकते। राष्ट्रभाषा वो भाषा होगी जिसमें संविधान के मूल लिखे हुए हों। राष्ट्रभाषा वो भाषा होगी जिसमें सर्वोच्च पद पर शपथ ग्रहण किया जा सके। राज्यभाषा कौन सी होगी? किसी एक राज्य की राजकीय भाषा, प्रशासनिक भाषा, सर्वोच्च भाषा, कार्यालयी भाषा को हम राज्य भाषा। राजभाषा कौन सी होगी?
जिसमें देश के सर्वाधिक लोग आपस में बातचीत करें, जिसमें देश के सर्वाधिक राज्य आपस में राजभाषा के रूप में जिसको यूज करें, भारत के बाहर जाने पर स्वेच्छा से जिसे आप यूज कर सकें प्रतिनिधित्व करने के लिए, मूल ना सही संविधान के कुछ अंश जिस भाषा में लिखे, सबसे ज़्यादा अंश जिस भाषा में लिखे हों, अब क्या तय हुआ कि आपकी हिंदी क्या बन पाएगी? राज ही बन पाएगी, क्योंकि राष्ट्र तो बन नहीं पाएगी, यही वो लोग चाहते ही थे, है ना। तो तय हुआ कि हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं बन सकती। मुहिम फिर भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा, झगड़ा जारी रहा। 33 आ गया, सन कौन सा? 1937 से 35 तक इन्होंने हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ा दिया। क्या कहते हैं कि भैया ये तो जा रहे हैं राष्ट्रभाषा बनाने, अब हिंदी को राष्ट्रभाषा बना देंगे और देवनागरी को लिपि बना देंगे, तुम लोग कहाँ जाओगे? समझ नहीं पाते हो? सब तो इन्हीं वाली है। क्या तुम लोग नहीं जानते हो कि देवनागरी संस्कृत की भाषा है? अब हम लोग तो क्या है, महात्मा जी ने क्या कहा है, रेल के डब्बे ड्राइवर जिधर चाहे उधर लेके जा सकता है। हम लोग लड़ गए कि हम तो नहीं मानेंगे, हमको हमारी वाली भी चाहिए, है ना। ऐसे में उस समय के बैरिस्टर, तत्कालीन बैरिस्टर बनते आने वाले व्यक्ति कौन? मालवीय जी ने एक प्रस्ताव पास करवाया जिसके अनुसार अब से कचहरी की भाषा क्या होगी? झगड़ा खत्म भाई। जितना हम कचहरी के अंदर उतना हम कचहरी के बाहर। क्या कोई ऐसा आदमी है जो कभी कचहरी ना जाए? देसी की एक ठो कहावत है क्या कि जब जाओ कचहरी तब जान पड़ी। कभी न कभी तो जाना है ना। तो अच्छा देखिए, वकील, अहमद, पेशकार, मुंशी, मुंसब, पेशी, पेशा, सबके सब क्या है? उर्दू के शब्द हैं। इस तरीके से कचहरी की भाषा क्लियर हो गई। हम लड़ते ही हैं हमारी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, और यहाँ हमको पक्की तरीके से पता चल गया कि हमारी राष्ट्रभाषा हो नहीं सकती। ज़्यादा से ज़्यादा हम चाहें तो सर्वसम्मति से राजभाषा हो सकती है। ऐसे अभी दिख रहा है ना सभी। 14 सितंबर 1949 हिंदी बनी हमारी राजभाषा है ना कि राजभाषा। हिंदी बन गई हमारी राजभाषा और इसकी लिपि बन गई देवनागरी। ठीक है, तो इतने तक नोट करें तब आगे की ओर बढ़ा जाए। तो जब हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया 1949 में और लिपि देवनागरी को घोषित कर दिया गया, इसी समय राजभाषा आयोग का गठन हुआ। सिर्फ गठन, बैठक नहीं हुई है, गठन हुआ है और ये सारी बातें गठन में तय हुई। तो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष है कौन? बीजी खरे। कोई इनका पूरा नाम बताना चाहेगा? ये आ जाएंगे ऑप्शन में तो कंफ्यूज कर जाएंगे। ये बाल गंगाधर खरे हैं, ठीक है। और
इस आयोग के प्रथम प्रस्तावक रहे? गोपाल स्वामी अय्यर। ठीक है, इन्होंने प्रस्ताव पारित किया कि हिंदी को राजभाषा बनना चाहिए। इन्होंने अध्यक्षता की कि हिंदी को राजभाषा बनना चाहिए और 14 सितंबर 1949 को हिंदी हमारी राजभाषा बन गई। उसकी लिपि भी देवनागरी बन गई। अब कभी कभी कहते हैं राष्ट्रभाषा और लिखा रहता है हिंदी और राष्ट्र कवि और लिखा रहता है मैथिली शरण गुप्त। ऐसा क्यों? गलत लिखा है कि झूठ? ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे देश की मानक राष्ट्रभाषा क्या है? मानक है। नहीं तो हमने माना है क्योंकि सबसे ज़्यादा यही है, इसलिए हमने मान लिया और इसी वजह से इसको हम मानक राष्ट्रभाषा भी कहते हैं। अच्छा, विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाते हैं? क्यों? बैठक नहीं, कुछ और हुआ था। इस दिन प्रथम हिंदी सम्मेलन हुआ था, विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर, और इसी वजह से हम लोग 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। कौन सम्मेलन है? विश्व हिंदी सम्मेलन। साहित्य में हम इन पार्ट्स की चर्चा करेंगे। साहित्य पढ़ना है ना, ये तो केवल हम व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए पहला भाषा का परिचय। भाषा विविध है, जहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं और इसके बाद अभी हम साहित्य थोड़ी पढ़ेंगे। अभी तो पहले व्याकरण पढ़ेंगे फिर साहित्य। ठीक, तो इतनी बातें हो गई हम लोगों की। तो इस तरीके से क्लियर हुआ कि हिंदी हमारी राजभाषा होगी और इसकी लिपि क्या होगी? देवनागरी। अच्छा, ये बताइए आप लोग, हमारे देश की कितनी राजभाषाएं हैं? कितनी है? क्वेश्चन समझ लीजिएगा। राजभाषाएं कहाँ है? हमने इतना कैसे हो सकती हैं? हमारे देश की 2 राजभाषा, प्रथम हिंदी और दूसरी इंग्लिश। राजभाषा 2 या उससे ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन राष्ट्रभाषा एक ही हो सकती है। सभी को समझ में तो आ रहा है? वो यूपी की प्रथम राज्य भाषा हिंदी और द्वितीय राज्य भाषा उर्दू। और हिंदी और इंग्लिश पूरे भारत की राजभाषा? पूरे भारत। इसीलिए जो लोग हिंदी में शपथ ग्रहण नहीं कर पाते वो किसमें कर लेते हैं? इंग्लिश में। गठन का मतलब क्या होगा? गठन का मतलब कोई चीज तय, जैसे आज आपकी क्लास का गठन हो गया है ना। सिंपल वर्ड में क्या बोलते हैं? सिंपल वर्ड में हम लोग ये कह सकते हैं कि किसी चीज के लिए एक समिति बनाना। समिति मतलब समूह बनाना। कैसा समूह? एक निर्णायक पक्का समूह बना लेना किसी चीज के लिए, उसको हम लोग गठन कहते हैं। तय हो गया, यूँ कह सकते हैं अपनी देशी भाषा में तय हो जाना, है ना। गठन का मतलब तय हो जाना। तय हो गया इसी दिन, पारित तो बाद में हुआ, तय हो गया इसी दिन कि अब हमारी राजभाषा क्या होगी, प्रथम अध्यक्ष कौन है, प्रस्तावक कौन है। समझ रहे हैं ना सारी बात। तो इस तरीके से हम समझ रहे हैं कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है, लेकिन हमारी मानक राष्ट्रभाषा तो हिंदी है। हमारी राजभाषा हिंदी है, हमारी द्वितीय राजभाषा अंग्रेजी है, हमारे यूपी की राजभाषा प्रथम हिंदी, हमारे यूपी की राजभाषा द्वितीय उर्दू। काम खत्म। अब बात करते हैं हम लोग लिपि की। तो लिपि चिन्ह है, किन लिपि चिन्हों के सहारे भाषा को सीखेंगे? किन लिपि चिन्हों के सहारे हम भाषा को सीखेंगे? आई बात समझ में? कैसे सीखेंगे? वैसे तो मूल रूप से लिपि चिन्हों की संख्या 13 है।
मूल रूप से। लेकिन डॉक्टर कामता प्रसाद गुरु जो लिपि चिन्हों के लिए जाने जाते हैं, उनको भारतीय लिपियों का वैज्ञानिक कहा जाता है। उन्होंने हिंदुस्तानी लिपियों की संख्या 20 बताई। और चलो हम लोग 20 की चर्चा कर लेते हैं, सभी लिपियां और उनकी पहचान। तो लिख लीजिए, डॉक्टर कामता प्रसाद गुरु के अनुसार लिपि चिन्हों की क्या संख्या कितनी? 20। तो हम चिन्ह लिखेंगे और आशा करेंगे कि सभी बच्चे हमको पक्का चिन्ह का नाम बता ले जाए। मैम इनको लिपि चिन्ह का वो जनक क्या हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, जनक वनक नहीं कहते लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं। लिपि चिन्ह का वैज्ञानिक? हाँ, भारतीय लिपि चिन्हों का वैज्ञानिक कहते हैं। जनक और पितामह तो बाकी लोग हैं, तो वो कहाँ जाएंगे। किशोरीदास वाजपेयी को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। बहुत 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 कुछ मिलेगा, तो शुरुआती क्लास है तो उबना नहीं है। अब किसी चीज़ में ज्ञान का भंडार होता है, हम जानते रहेंगे तो चीज़ तो बढ़ती रहेगी। तो टॉपिक से जानते रहे, एक एक चीज़ हम लोग समझेंगे, और बाकी इतना मिलेगा कि जितने से पक्का शिक्षक बन ही जाना है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो हम लोग चिन्हों की संख्या लिखकर आप लोगों को बताएंगे। तो पहला मैम लिपि चिन्ह को ही विराम चिन्ह कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। चलो पहले इतना 10 बताइए। सबसे पहला विराम, अगला अर्धविराम, अगला विस्मयादि बोधक चिन्ह। अच्छा, हम लोग क्या कहते हैं, एक तो ऐसा चिन्ह लगा दिया जाए और फिर इस चिन्ह पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, पुनः वही उक्ति है ना। फिर इसको क्या कहते हैं, ये बताइए, भारतीय भाषा हिंदी में सर्वाधिक लगने वाला विराम कौन सा है? भारतीय हिंदी भाषा में सर्वाधिक लगने वाला विराम चिन्ह इसको क्या कहते हैं? उदाहरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। नीचे वाले को दोहरा उदाहरण चिन्ह, काठा देखिएगा, उन्मुक्ति सूचक। इसको योजक, फिर निर्देशक, फिर विवरण। नोट कीजिए इतना।
उसके बाद अगला यानी 11वां कौन सा? ये क्या है? त्रुटि सूचक। त्रुटि विराम। फिर इसको क्या कहते हैं? ऊपर लिखा है तो मतलब क्या कहेंगे? टीका सूचक चिन्ह कहते हैं। क्या आप जानते हैं टीका सूचक क्या है? आप किसी किताब को पढ़ रहे होते हैं, एक जगह लिखा है लंकेश 2, कोई धार्मिक किताब पढ़ रहे हैं तो ऐसे लिखा है लंकेश, देखा है ना? तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इसी पेज के नीचे जाइए। पेज के नीचे जाना है। हाँ, तो पॉइंट 2 करके इन लंकेश का नीचे विवरण दिया हो है। समझ रहे हैं ना सब लोग? इसे क्या कहते हैं? रिक्ति सूचक चिन्ह कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? लाघव चिन्ह कहते हैं। मैम ये टीका सूचक के ऊपर प्लस 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 वो गिनती को डिनोट कर रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल, चाहे प्लस होगा चाहे स्टार। तिरछा है क्या? हलन। फिर अनुसार, विसर्ग और क्या? अनुनासिक, ये भी चिन्हों में आते हैं। शिरोरेखा कहते हैं इसको। और आखिरी क्या कहते हैं इसको? इति सूचक चिन्ह, समाप्ति सूचक चिन्ह। ये शिरोरेखा है। जैसे मान लीजिए क्या नाम बताया आपने? जैसे हमने लिखा आंचल, हो गया सही? शिरोरेखा नहीं है ना, तो ये तो डंडी की थी, यही क्या है? शिरोरेखा। रिक्ति सूचक चिन्ह का कोई प्रयोग बताइए। रिक्ति सूचक चिन्ह जैसे 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 हमको कोई कविता लिखनी है, ढोला लगा के खोलो, पानी लाई हो मुँह धो लो, और हमने लिख दिया ढोला और डाट 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 धो लो, वही रिक्ति सूचक। तो इस तरह हम लोग भाषा के सारे तत्व जान चुके हैं। राजभाषा क्या है, राजभाषा क्या है, राज्यभाषा क्या है, या फिर वर्ण किसे कहते हैं, लिपि किसे कहते हैं, मात्रा किसे कहते हैं, राजभाषा आयोग की महत्ता क्या है, सारी चीज़ें हम लोग समझ चुके हैं। और अब अगली और आखिरी बात पे हम लोग आते हैं, चैप्टर को डाल देते हैं क्या? वर्णमाला। चैप्टर
तो थोड़ा सा मौखिक बातचीत हो जाए। वर्णमाला के कुल वर्ण कितने हैं? 52। और मानक वर्णमाला के कुल वर्ण 49। मानक कह रहा है जितने हम लोग वर्तमान में जान रहे हैं, जो वर्तमान वर्णमाला के लिए जरूरी है, वो कितने हैं? 49। तो हम कल के क्लास में चर्चा करते हैं वर्णमाला की। तो आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी? कोई दिक्कत? ना भी नहीं चल रही थी ना।